कमिश्नर मुंबई की आप सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी। उन्होंने 3 चैनल, जिसमें 2 छोटे चैनल्स हैं और एक रिपब्लिक टीवी पर बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। ये बात तय है कि पिछले काफ़ी वर्षों से कहें या पिछले कुछ दिनों में और महीनों में, नो डाउट अबाउट इट के चैनल्स ने टीआरपी के लिए अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को ताक पे रखा, अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर को ताक पे रखा। मैंने आज इस पर एक छोटी सी फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि सोर्सेज ने कुछ बताया, सोर्सेज 302 के बारे में बता रही हैं, सोर्सेज हर्षवर्धन जी के बारे में बता रही हैं, सोर्सेज कभी संदीप के बारे में बता रही हैं, वगैरह वगैरह। अब ऐसे बहुत किस्से हो गए, सबको रिकोट नहीं किया जा सकता। नो डाउट अबाउट इट के दिस पार्ट ऑफ द 4th पिलर जिसको कहा जाता है, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने तो अभी भी अपनी प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखा है, ने बिल्कुल अपने एथिक्स को ताक पे रख दिया, बलि चढ़ा दिया। किसके लिए बलि चढ़ा दिया? जाहिर बात है टीआरपी के लिए बलि चढ़ा दिया। और टीआरपी से क्या होता है? एड्स के लिए बलि चढ़ा दिया। इसी संदर्भ पे मुंबई कमिश्नर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था, बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंचे पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो लीगल इनपुट मैं इस पर देना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ अर्नब तक पहुँचेगी और मैंने कुछ रिपब्लिक के भी अपने भाइयों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं ये अपलोड भेज दूंगा। जो कमिश्नर पुलिस ने शब्दावली का इस्तेमाल किया, लीगली वो इनकरेक्ट है, अनप्रोफेशनल है। शायद आ सकता है, अगर आएगा, शायद आ सकता है, अगर आएगा, ये कमिश्नर मुंबई पुलिस के शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते ना, कहीं से ये चीज़ लीक होती, लोगों को पता चलता, वो एक अलग बात है। पर जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो योर होमवर्क शुड बी कंप्लीट। एंड जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं मानता हूँ मुंबई पुलिस प्रोफेशनल है, वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। तो जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन ना कंप्लीट हो जाए और आप समनिंग करने की पर्टिकुलर चैनल, जैसे रिपब्लिक चैनल, उनके सीईओ हो गए, एमडी हो गए, उनकी और भी मैनेजमेंट के लोग हो गए, अर्नब हो गए, जब तक आप उन्हें सम्मन करने की स्थिति में ना हो लीगली एज पर योर इन्वेस्टिगेशन, आपको उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। और अगर लेना चाहिए तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से पूरी पुष्टि करके लेना चाहिए। अर्नब गोस्वामी जी से मैं इतना कहना चाहता हूं और आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि अगर अर्नब का चैनल, अगर रिपब्लिक बेगुनाह है, अगर वो इस मैनिपुलेशन में, टीआरपी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां तक मैं मान सकता हूं और जो मैं अर्नब को जानता हूं, बाय द एंड ऑफ दिस वीक या लेटेस्ट बाय मंडे
अर्नब को मुंबई पुलिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस पर कम से कम 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल कर देना चाहिए। और अगर अर्नब आने वाले 3-4 दिनों में ये डिफेमेशन सूट फाइल नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी भी अपनी कमज़ोरी को समझ रहे हैं और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पल्ला भारी है। अब आने वाले 3-4 दिन में विदाउट इवन इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ प्रथम दृष्टिया बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि अर्नब अगर डिफेमेशन सूट फाइल करते हैं तो अर्नब पूर्णतः बेगुनाह हैं, और जो ये अगर मगर शायद के शब्द बोले गए हैं इस पर डिफेमेशन सूट फाइल करना बनता है। और अगर अर्नब नहीं करते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। एंड लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस अनदर फैक्ट, एंड बिफोर आई ब्रिंग दिस फैक्ट इन योर नोटिस, आप कहेंगे साहब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए क्या, जो लोग रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते हैं अर्नब को। तो लेट मी टेल यू दैट यस आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये फैक्ट कभी सामने नहीं आया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हूँ और MNR इलाहाबाद जो पहले स्टेट एग्जामिनेशन हुआ करता था, अब तो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट बैठे थे, उसमें मेरी पोजीशन थी जो 1150 आई थी रैंक मेरिट में। एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जस्ट लाइक बाय चांस, मे ही रेस्ट इन पीस, जस्ट लाइक सुशांत। बाय द टाइम आई रीच 3rd ईयर आई न्यू कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है मेरा पढ़ने के लिए, and I wanted to study social science. Then I shifted as a science student to art student out of my choice. So I am also a science student and I am an engineering product, and that too electrical. Okay? So don't please challenge me here. I speak जब मुझे सब्जेक्ट पे कमांड होता है। दोस्तों एक स्टडी मुझे सामने आई। ये गेम ये है कि ये कहा जा रहा है, ये हमको पहले से ही पता था, TRP टीवी रेटिंग पॉइंट्स, ये अलग अलग जगह टीवी पे एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। एक आसान भाषा में आप ये लगा लें कि उसमें एक यूनिट एक फिक्स किया जाता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि उस टीवी ने कौन सा चैनल कितनी बार देखा। और जो एजेंसी इसको गवर्न करती है उसको ये पता होता है कि ये कौन से टीवी में लगा है। हो सकता है हमारे टीवी में भी लगा हो, पर हमको ये बात पता नहीं होती। तो उसने ये डेटा अर्नब को, रिपब्लिक को लीक कर दिया कि आप इन हाउस होल्ड्स को कॉन्टैक्ट कर लीजिए और ये आप इनसे डील कर लीजिए, और ये लोग 12-12 घंटे आपका रिपब्लिक ही देखा करेंगे, जिससे आपकी TRP बढ़ जाएगी और आपको ऐड में पैसे मिलने लगेंगे ज़्यादा। ये बेसिक एलिगेशन है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक ने या किसी चैनल ने उनको कॉन्टैक्ट किया और उनसे डील किया कि 500 रुपये का फिगर आ रहा है कि हम आपको 1 महीने में देंगे, अब 12-12 घंटे इसको, इस चैनल को 24-24 घंटे चलाइए। अब ब्रदर जो मैंने स्टडी करी, जो मुझे थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात लग रही है, एक एवरेज लोड जो कैलकुलेट होता है वॉट में, एक टीवी का LCD का होता है, ये साइज के हिसाब से भी डिपेंड करता है, 150 वॉट एवरेज लोड। LED का थोड़ा और कम होता है, जो और स्मार्ट टीवी आ गए इनका और कम होता है, और जो पुराने टीवी हैं इनका ज़्यादा होता है। तो जिस कैटेगरी ऑफ लोगों की फाइनेंशियली हम बात कर रहे हैं, जो 500 रुपए लेके पूरे दिन एक चैनल चला रहे थे, जाहिर बात है वो बहुत ही लो इनकम ग्रुप के बेचारे लोग होंगे। तो एवरेज हम टीवी का वॉट लगा लेते हैं 130 वॉट्स। 12 घंटे वो टीवी चला और उस पर रिपब्लिक देखा गया, तो 1560 वॉट की बत्ती खर्च हुई 12 घंटे में। अब 1560 वॉट की जब बत्ती खर्च हुई तो ये किलोवाट में कितनी हुई? तो ये किलोवाट में हुई 1.56, 1.56 किलोवाट। किलोवाट क्या चीज है? किलोवाट का मतलब होता है यूनिट। जो आप लोग की बत्ती का हम लोग का बिल जाता है, कितने यूनिट एक महीने में बत्ती जली। तो अगर 12 घंटे औसतन रिपब्लिक देखा गया तो 1.56 किलोवाट यूनिट बत्ती एक दिन में जली। 1.56 यूनिट का मतलब हो गया एक महीने में लगभग 50 किलोवाट, 50 यूनिट बत्ती एक गरीब आदमी ने रिपब्लिक को देखने के लिए चलाई। जब मैंने मुंबई का टैरिफ लोड देखा, वहां पे ज्यादातर तो प्राइवेट बत्ती है, अडानी की है, बेस्ट की भी वहां इलेक्ट्रिसिटी है,
और वहाँ ऐसा नहीं है कि जो चाहे चोरी कर ले, क्योंकि प्राइवेट आजकल तो वैसे ही इतने मीटर हो गए हैं कि चोरी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जाओ जब चाहो कटिया मार लो और पूरे पूरे दिन आप टीवी देखो। तो वहाँ का जब मैंने टैरिफ स्टडी किया तो 101 यूनिट पर मंथ से नीचे वहाँ का सस्ता टैरिफ है। 101 to 300 यूनिट पर जब हम जाते हैं, इसके बीच में जब हम आते हैं तो 5 रुपये 18 पैसे पर यूनिट है। और हम जब 300 यूनिट पर मंथ के ऊपर जाते हैं तो 7 रुपये 80 पैसे यूनिट है। थोड़ा बहुत मैं गलत हो सकता हूं। तो जब एक आदमी का मान लीजिए एक कमरे की उसकी झुग्गी है या 1.5-2 कमरे की, उसके यहाँ एक टीवी है, उसने जब 50 यूनिट बत्ती टीवी में ही लगा दी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक पंखा चलाया, एक कूलर चलाया या एक टीवी और चला, कुछ ट्यूब लाइट जलाई, कुछ लगाया, तो वो 101 यूनिट के ऊपर आ जाएगा, यानी 101 to 300 यूनिट पर मंथ की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी 5 रुपये 18 पैसे पर यूनिट की कैटेगरी में आ जाएगा। बत्ती कितनी लगी थी? 50 यूनिट रिपब्लिक का प्रोग्राम देखने में। तो जब हम 50 यूनिट को 5 रुपये 18 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो यार 260 रुपए की बत्ती तो वो रिपब्लिक देखने में खर्च कर रहा है वो आदमी। और रिपब्लिक उसको एलिगेशन ये है 500 रुपये महीना दे रहा है, यानी 240 रुपए के लिए वो आदमी पूरे दिन टीवी चला रहा है, अपना पिक्चर ट्यूब खराब कर रहा है, अपना टीवी गर्म कर रहा है, कभी कभी वो और कुछ देख ही नहीं पा रहा है, पूरा परिवार बैठ के रिपब्लिक देख रहा है, न्यूज़ सुन रहा है और कोई चीज़ देख ही नहीं रहा है। छोटे घरों में परिवार भी बड़े होते हैं। तो क्या 240 रुपए के लिए जो सारे चैनल एलिगेशन दिखा रहे हैं कि 500 रुपए में टीआरपी बिकी, यार ये तो 240 रुपए में पता चल रहा है कि बिकी है, और 240 में कौन ये काम करेगा? अगर एलिगेशन ये है कि 1500 रुपए महीना दिया जाता था तब तक मैं समझ सकता हूं। देखिए, मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं कमिश्नर चोर है, ना मैं कह रहा हूं अर्नब चोर है। मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि 240 रुपए के लिए कोई आदमी पूरे महीने एक चैनल 12 घंटे नहीं देखेगा। और यह बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो सकता है ये स्टैब्लिश करने के लिए कि एलिगेशन झूठ है, एलिगेशन लगाना है तो 1500 रुपए महीना का लगाओ। सो प्लीज पास ऑन दिस सजेशन टू अर्नब, मे बी ये किसी के काम का हो जाए। I as a lawyer and as an electrical engineer, I think this is a very strong argument to establish कि कम से कम 500 रुपए वाली बात झूठ है, और टीआरपी बढ़ाने के लिए ठेके दिए जाते थे, ये भैया झूठ है और सच है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। टारगेट भी किया जा सकता है अर्नब को, ये फैक्ट भी हो सकता है, ये भैया भगवान जाने अल्लाह जाने। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं जो घर बैठे सब पता लगा लूं, लेकिन इतना स्मार्ट जरूर हूं कि 240 रुपए के लिए कोई भी आदमी ये काम नहीं करेगा। पूरे दिन टीवी चला के अपना टीवी भी खराब करेगा, पिक्चर ट्यूब भी खराब करेगा, और 260 रुपए की बत्ती फूकेगा। जय। तो इसमें कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझे ज्ञान दिया कि वो 400 रुपीज़ पर डे था। तो ये आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो लेट मी रिमाइंड यू, विटनेस ने जो बताया है वो 400 रुपीज़ पर मंथ बताया है। जो ये कार्य करते थे इन चैनल्स के बिहाफ पे, ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को आप क्लैरिफाई कर लें, और प्लीज़ फेक न्यूज़ या मैनिपुलेटेड न्यूज़ कहीं भी आप फैलाएं, कम से कम मेरे चैनल पर ना फैलाएं, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करें। क्लियर। दूसरी चीज़, एक बात हुई कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, यू डोंट हैव द राइट फैक्ट्स, टीवी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सेट ऑफ बॉक्स ऑन कर दीजिए, टीवी स्टैंड बाई मोड में डाल दीजिए, और आप उसके बाद वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिपब्लिक चलता रहेगा या इंडिया टुडे चलता रहेगा। तो ब्रदर ज़रा आप ये देख लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप ये भी करते हैं कि जी हाँ, मैं केबल इंडस्ट्री से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 6300 रुपीज़ पर मंथ में एंटरटेनमेंट का टैक्स देता हूँ इन फॉर्म ऑफ, अब ये GST हो गया है, एंड आई नो दिस ट्रेड लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, सो आई नो माई सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ। और दूसरी चीज़, कहाँ सुना आपने कि सेट ऑफ बॉक्स को ऑन रखा जाता था और टीवी को स्टैंड बाय पे छोड़ने के लिए बोला जाता था? कमिश्नर साहब ने क्या बोला? क्या कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सेट ऑफ बॉक्स ऑन रखने की बात सुनी? आपने टीवी को स्टैंड बाय मोड पे रखने की बात सुनी? नहीं सुनी ना। तो एज अ लॉयर जो सामने से पिटीशन आएगी, मैं उसी का तो काउंटर तैयार करूँगा ना, या अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच के तैयार कर दूँगा? ये नहीं कर सकता ना मैं। अब FIR में भी मेरे भैया देख लो,
मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मुझे ज्ञान देने वाले, FIR क्या कहती है, ये फ्लैश हो रहा है आपके सामने। देन टू वॉच इंडिया टुडे चैनल एंड फ्यू अदर चैनल्स फॉर मोर टाइम। वॉच, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं देखना, FIR बोल रही है वॉच। तो वॉच का मतलब क्या होता है अब आप सबको पता है। वॉच का मतलब ये तो नहीं होता हम अपने सोफे पे बैठे हैं, अपने बेड पे बैठे हैं और टीवी स्टैंड बाय मोड में, और हमारे किसी में घर ने पूछा भाई क्या कर रहे हो रिजवान, हमने कहा टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। वो स्टैंड बाय मोड में है, काला स्क्रीन है, सिर्फ सेट ऑफ बॉक्स चल रहा है और हमने कह दिया आई एम वॉचिंग टीवी। तो वॉच, FIR में वर्ड यूज हुआ वॉच। अब मैं वॉच की डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिक्शनरी में आप इसकी मीनिंग वॉच की देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं सेट ऑफ बॉक्स को ऑन रखना, टीवी को स्टैंड बाय पे रखना, ये यूज़ हुआ होता तो मैं उस हिसाब से अपना काउंटर बनाता। काउंटर कूद कूद के आगे थोड़ी बनाऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग FIR पढ़ते हैं। आपके सामने FIR फ्लैश होती रहेगी और मैं उसके जो ऑपरेशनल पार्ट्स हैं वो आप लोग को पढ़ के सुनाता रहूँगा। सेक्शंस हैं 409, 420, 120B एंड 34। 120B हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 34 हो गया एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू डू सम अनलॉफुल एक्टिविटी। 409 हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट या पब्लिक सर्वेंट, इसमें 10 साल की सज़ा है। और 420 हो गया इंड्यूसमेंट करके किसी से कोई प्रॉपर्टी लेना या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना, ठीक, ये 420 हो गया। FIR हुई 6 अक्टूबर 2020 को। कंप्लेनेंट थे मिस्टर नितिन और अक्यूज थे मिस्टर विशाल। अगला देखिए आप। अब कंप्लेनेंट कौन थे? कंप्लेनेंट हैं डिप्टी जनरल मैनेजर हंस रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड शब्द पकड़ के चलिएगा, ये आगे में एक जगह जोड़ूंगा। उसके बाद भाई क्या ये कहते हैं? ये कहते हैं टुडे ऑन 6 अक्टूबर 2020, आज 6 अक्टूबर को 2020 को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर फलाना फलाना ने मुझे इन्फॉर्म्ड मी दैट बेसिस ऑन ए सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड दे अरेस्टेड विशाल वेद भंडारी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे पुलिस अरेस्ट कर रही है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। विदाउट FIR पुलिस अरेस्ट वर्ड यूज कर रही है और FIR में अरेस्ट वर्ड आ रहा है। ये अगर अरेस्ट किया गया है किसी को FIR से पहले तो वो इलीगल डिटेंशन में आएगा। अगर अरेस्ट वर्ड यूज किया गया है एज पर CRPC। आप क्वेश्चनिंग के लिए किसी को बुला सकते हैं, क्विजिंग के लिए किसी को बुला सकते हैं, लेकिन अरेस्ट वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। आप लोगों ने NCB में देखा होगा, इंक्वायरी के लिए बुला रहे थे, क्विजिंग के लिए बुला रहे थे, लेकिन अरेस्ट वर्ड तब यूज हुआ था जब रिया अरेस्ट हुई थी और वो बताया गया था अब ये अरेस्ट हो गई है, ठीक। तो दिस इज हिलेरियस अगर पुलिस ने ये चीज़ बोली। फलाने फलाने घर से ड्यूरिंग द इंक्वायरी ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही इज़ वर्किंग, ड्यूरिंग द इंक्वायरी ही इन्फॉर्म्ड दैट ही इज़ वर्किंग विद, उस आदमी ने जिसको अरेस्ट किया गया, विद हंस रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट टू इंक्रीज द TRP ऑफ इंडिया टुडे एंड सेवरल अदर चैनल्स। तो जो मिस्टर विशाल थे वो जनरल मैनेजर थे, रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर थे हंस रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में शब्द पकड़ के चलिएगा। और इन्होंने ये बताया कि TRP बढ़ाने के लिए इंडिया टुडे और सेवरल अदर चैनल्स ने उनको मनी ऑफर किया था। नंबर 1 ये इंडिया टुडे हो या ये रिपब्लिक हो, ये एलिगेशन सेकंड पर्सन में है। ये करेक्ट FIR होनी चाहिए थी कि थ्रू एन अननोन पर्सन इंडिया टुडे ने या रिपब्लिक ने मुझको ऑफर किया था। पहली चीज़, ये फर्स्ट पर्सन में नहीं है, ये सेकंड पर्सन में बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जब एक बार एक FIR में इंडिया टुडे का नाम आ गया तो तब तक ऑफिशियली विटनेस मिले ना मिले, उस FIR पे उस क्राइम नंबर में अक्यूज नंबर 1 इंडिया टुडे ही माना जाएगा, भले बाद में विटनेस ना मिले और इंडिया टुडे का नाम फाइनल चार्जशीट से हटा दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर रिपब्लिक का नाम ऐड हुआ है तो ये लीगली हो सकता है। बाद में इंक्वायरी हुई, रिपब्लिक का नाम आया, कोई पर्चा कटा और रिपब्लिक का नाम ऐड कर दिया गया, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे का नाम नहीं लिया, ये प्रिमा फेसाई बायस दिखाता है फेवरेटिज्म के लिए इंडिया टुडे की तरफ, और रिपब्लिक का जो उन्होंने नाम लिया और कहा चांसेस हैं कि ये फंसेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर ये फंसेंगे तो इनके बड़े से बड़े अधिकारी को बुलाया जाएगा। अगर चांसेस, ये वर्ड यूज किए हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाए हैं, तो ये उनका बायस है रिपब्लिक की तरफ, एपरेंट है ये चीज, ठीक।
अब आगे चलते हैं साहब। हंसराज ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या था? इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग बैरोमीटर ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। अब BARC क्या है? BARC गाइडेड होके बनी है रिकमेंडेशन ऑफ ट्राइपे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो BARC है ये टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये TRIN मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के गाइडेंस पे और रिकमेंडेशन पे बनी है, इट इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी। तो हंस क्या हो गए? प्राइवेट एजेंसी। BARC क्या हो गया? गवर्नमेंट एजेंसी। BARC ने हंस को एक काम आउटसोर्स किया बैरोमीटर लगाने का और उनकी रीडिंग वापस लाके सबमिट करने का, एनालाइज करके उसको। जैसे बत्ती विभाग ने, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स ने आजकल मीटर रीडिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज को हायर कर लिया है कि आप जाइए मीटर रीडिंग नोट करिए और लाके यहाँ पर जमा करिए। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए ये साहब क्या कहते हैं, मिस्टर नितिन जो कंप्लेनेंट हैं, ये आपके यहाँ फ्लैश हो रहा है। ड्यूरिंग दी रूटीन ऑडिट एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द कंप्लेनेंट इन मुंबई रीजन ऑन 11 जून 2020 at 4:45 PM वी विजिटेड मिस्टर वेद भंडारी फलाना फलाना, जिनके बेटे हैं मिस्टर विशाल भंडारी, और उनके यहाँ हम लोग एनालाइज करने गए बैरोमीटर को और हमने वहाँ पर देन वी ऑल्सो फाउंड अनदर मीटर लाइंग इन देयर रेजिडेंस। On 17 June 2020, Vishal visited BARC office at Parel and met Hans operation manager and BARC vigilance team, and he informed that in November 2019, Vishal received a call from someone unknown, Mr. Vinay, यानी विशाल को मिस्टर विनय ने फ़ोन करा, ये बात, और उनको पैसे दिए गए TRP को मैनेज करने के लिए। ज़्यादा टाइम लें लोग एक पर्टिकुलर चैनल को देखने के लिए या दो पर्टिकुलर चैनल को देखने के लिए। कब? 17 जून को। पहला सस्पिशन कब क्रिएट हुआ? 11 जून को। 17 जून को विशाल ने ये कन्फेशन किसके सामने किया? BARC की विजिलेंस टीम के सामने और हंसा के ऑपरेशन मैनेजर के सामने। और स्टार्टिंग ऑफ FIR क्या कह रही है? इन अ सीक्रेट ऑपरेशन कंप्लेनेंट को बताया जा रहा है हमें एक बात पता चली है। यार ये मजाक हो रहा है क्या? सीक्रेट ऑपरेशन। कंप्लेनेंट कह रहा है कि 17 जून को हमें पता था कि विशाल ने ये कांड किया है, विशाल ये कांड कर रहा है, और BARC ने कोई FIR नहीं कराई, हंसा ने कोई FIR नहीं कराई। और फिर अक्टूबर 6 को एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पुलिस इनको फोन करती है, फिर ये थाने जाते हैं और ये अपराध पूरी डिटेल में आपको 17 जून को पता था। और इसी अपराध के लिए मुंबई पुलिस का स्पेशल सेल, साइबर सेल एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है और यही इंफॉर्मेशन और इसी अक्यूज को निकाल के ला रहा है। यार हमारे चेहरे पे सी लिखा है क्या? क्या बोल रहे हैं ये लोग? समझ ही नहीं आता। अब आगे चलिए साहब। फिर ये लोग ये कहते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए, फिर वो जो मिस्टर विशाल हैं बहुत सारी जगहों के नाम बताते हैं, पते बताते हैं जहाँ ये लोग जाके देखते हैं और वहाँ धांधली मिलती है। फिर इन लोग को पता चलता है ड्यूरिंग ऑडिट विजिट एंड इंक्वायरी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट विशाल हैज़ लेफ्ट द जॉब। आई मीन एक आदमी ने एक धांधली की, एक फ्रॉड किया, वो वहाँ काम कर रहा था और फिर इनको इंक्वायरी में पता चलता है वो नौकरी छोड़ के चला गया बिना FIR के। और अगर बत्ती विभाग हमारा मीटर रीडिंग के लिए आउटसोर्सिंग करता है प्राइवेट एजेंसीज को और किसी मीटर में कोई धांधली या किसी घर में कोई पाई जाती है तो वो प्राइवेट आदमी जाके थाने में FIR करा देगा। प्राइवेट आदमी जाके, अब जिसने अपना जो मदर कंपनी है जिसने उसको आउटसोर्स किया है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको इन्फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट एजेंसी FIR कराएगी जो 17 जून को करानी चाहिए थी। और ये जो प्राइवेट एजेंसी का आदमी है ये उस FIR में विटनेस बनेगा, कंप्लेनेंट कंपनी होगी, मींस BARC होगी, मींस बत्ती विभाग होगा या टेलीकॉम इंडस्ट्री, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो वो होगी। यहां उल्टा गंगा बह रही है भाई। प्राइवेट एजेंसी जाके करा रही है और गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है, हम इसका सपोर्ट करेंगे, हम इसमें विटनेस बनेंगे। और 17 को FIR ही नहीं हो रही है और सीक्रेट ऑप्शन के तहत अक्टूबर 6 को FIR हो रही है। ये तो साफ मजाक हो रहा है। अरेस्टिंग आप कर रहे हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर। 6 अक्टूबर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि हमें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है। जिसको आप बुला रहे हैं वो 17 जून का पूरा किस्सा सुना रहा है, उसकी डिटेल्स दे रहा है। BARC की विजिलेंस टीम के सामने ये इंक्वायरी हो रही है और सब मामला टंटन गोपाल सब गोल। और 6 अक्टूबर को फिर ये FIR लिखी जा रही हैं।
भाई कमाल है। अब आगे चलते हैं, सेक्शंस देख लेते हैं। 409 लगा है, 420 लगा है, 120 बी लगा है और 34 लगा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या कहता है? 405, whoever being in any manner interested with any property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property। कुल मिला के अगर आपने किसी को अपनी संपत्ति अपनी जिम्मेदारी पर दे रखी है, वो उसका दुरुपयोग करता है, वो उसे अपने में कन्वर्ट कर लेता है, वो उसका दुरुपयोग करता है या अपने में कन्वर्ट कर लेता है, अपना बना लेता है, आपके साथ छल करता है, तो 405 बनता है। और अगर ये कोई बैंकर करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है, मर्चेंट करता है या एजेंट करता है, जो हंसा का आदमी एजेंट था, तो 409 बनता है। ठीक, अब जरा कोई मुझे ये बताए कि हंसा के एजेंट ने कौन सी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया? मिसयूज तो तब होता जब एक घर में 50 बैरोमीटर लगा दिए जाते, एक हॉल किराए पर लेके टीवी लगा के, और उसकी रीडिंग वो आगे पहुंचा रहा होता। सवाल ये उठता है, क्या उसने बैरोमीटर उन घरों में लगाए जहां उसने बताया लगाए? हां लगाए। उस लगाने के बाद प्रॉपर्टी सही जगह पहुंच गई, प्रॉपर्टी में हेराफेरी नहीं हुई, बैरोमीटर में हेराफेरी नहीं हुई, अमानत में खयानत नहीं हुई। वो लगाने के बाद वो उनका एड्रेस एक कंपनी को देता है। ठीक, मैक्सिमम ये चीटिंग हुई। ये 409 हुआ ही नहीं। 409 में तब होता जब वो एक कमरे में सारे बैरोमीटर लगा के खुद इसको ऑपरेट कर रहा होता या किसी को हैंडओवर कर देता। ठीक, तो 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का यहां पर मतलब ये नहीं होता जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रस्ट होता है या पार्टनर्स का ट्रस्ट होता है। यहां पे ट्रस्ट होता है प्रॉपर्टी को लेके, टैंजिबल प्रॉपर्टी को लेके या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके या इनमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। जब हम किसी चीज का मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, उससे लेके गलत तरीके से लेके उसका दुरुपयोग करते हैं या उसे अपना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा हंसा के आदमी ने नहीं किया। उसने अगर बताया कि ये 50 जगह ये बैरोमीटर लगे हैं तो उन्हीं 50 जगह लगे थे। क्लियर है? वो कितना वहां पर उस किस चैनल को देख रहे थे, ये सेपरेट ऑफेंस है। क्लियर? 409। अब आते हैं 420 पे। 420 क्या कहता है? 420 कहता है ब्रदर, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, छल करना और संपत्ति प्रदान करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। यानी मैं आपको बलगलाऊं, आपको इंड्यूस करूं और आपसे एक प्रॉपर्टी लूं और उसको हजम कर जाऊं। यही लगभग 409 का मतलब होता है। 405 रेड विथ 409 कि मैं आपसे कुछ लूं, उसका दुरुपयोग करूं, तो ये हो गया 409। मैं उसको लेके हजम कर जाऊं या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई चेक मैं आपसे लूं, उसमें अपना नाम भर दूं और जाके बैंक में लगा दूं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी का लेना जरूरी है, उसका हड़प करना जरूरी है। अब हंसा के आदमी ने किसकी प्रॉपर्टी हजम कर ली भाई? उसने तो उल्टे 400 रुपए किसी कंपनी ने जाके किसी आदमी को दिए, हजम तो की नहीं। तो ये 420 कैसे हो गया? हजम करने के लिए आपकी तरफ से मेरी तरफ कुछ चीज आनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये भी चीटिंग का ऑफेंस है। तो हंसा के आदमी पर मैक्सिमम जो ऑफेंस बनता है वो चीटिंग का बनता है। और अगर मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि ये 409 का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या 420 का इंड्यूसमेंट का बनता है, अगर 420 का बनता है तो इसकी एफआईआर कौन कराएगा? वो प्रॉपर्टी किसकी है? हंसा की है? नहीं, प्रॉपर्टी बीएआरसी की है। हंसा तो बीच में एक प्राइवेट पार्टी है जिसको सबलेट किया गया है। वो एफआईआर नहीं करा सकता, वो एफआईआर में विटनेस बन सकता है। एफआईआर वो बॉडी कराएगी वो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके साथ ये इंड्यूसमेंट हुआ है या चीटिंग हुई है। हुई नहीं है, पर अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट किसी ने उनकी प्रॉपर्टी हजम नहीं की है, जब वो उन घरों में गए वहां वो बैरोमीटर लगे हुए मिले ना मिलते और पता चलता कि नहीं साहब ये तो आपको गलत एड्रेस बता दिया गया, हमारे तो बैरोमीटर लगाया ही नहीं गया है, वो तो कोई बेच खाया, तब ये 409 और 420 होता। क्लियर? तीसरी बात,
ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इसमें चैनल इन्वॉल्व पाया जाता है तो इट विल अमाउंट टू फोर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और इसकी सजा मैक्सिमम 465 में 2 साल की है। अब वो सेक्शन इसी एफआईआर में लगा के चैनल्स पे क्यों नहीं अप्लाई करे गए? क्योंकि उसमें सजा 2 साल की थी, और 2 साल की सजा में आप ना तो अरेस्ट कर सकते हैं, मींस बेल खड़े खड़े होगी, बाद में ट्रायल के बाद भले जेल चला जाए महीने 2 महीने के लिए। तो वो आसान सेक्शन जो था जिसमें मात्र 2 साल की सजा थी उसको हटा दिया गया। जानबूझ के 409 जिसमें 10 साल की सजा है, 420 जिसमें 7 साल की सजा है, इसको ऐड करा गया क्योंकि इसकी समनिंग करने में आसानी होगी, इसकी बेल भी नहीं होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसमें किसी आदमी को जेल भेजना और परेशान करना लीगली आसान होगा। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट 409, अबाउट 420। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई चैनल इसमें लिप पाया जाता है, इट ओनली अमाउंट्स टू फोर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर अनलॉफुल गेन अपना या अनलॉफुल लॉस दूसरे का। अब कुल मिला के इसमें या तो BARC FIR करा सकता है, या वो एडवर्टाइजिंग की वो कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट को इन चैनल्स पे एडवर्टाइज किया वो ये कह सकती है कि ज्यादा TRP दिखा के हम इस ज्यादा TRP देख के अट्रैक्ट हुए और हमने इस चैनल पर अपना ऐड दिया, हमारे साथ 420 हुआ है कि हमसे ये ज्यादा TRP दिखा के हमसे ये ज्यादा पैसे ले गए। तो ये FIR में अभी तक किसी प्राइवेट कंपनी का नाम भी नहीं आया और कंप्लेनेंट भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो ये 420 कैसे ऐड कर दी गई? बाद में जब कोई प्राइवेट कंपनी आती तब ये 420 ऐड होती तो समझ में भी आता। यहां भी एक इनका सबसे बड़ा फ्लॉ है। अब हम पब्लिक को ज्यादा TRP दिखा के, जो महीने किसी चैनल का 2 रुपए जाता है, किसी चैनल का 5 रुपए जाता है पैकेज का, हम लोगों को वो पैकेज लेने के लिए प्रेरित किया गया, बलगलाया गया, और लाखों आदमियों ने ये देख के कि रिपब्लिक की TRP बहुत बढ़ रही है, हमने कहा अपने केबल ऑपरेटर से कि हम रिपब्लिक भी देखेंगे, और वो 5-5 रुपए बन के करोड़ों रुपए बन गए। ये हमारे एलिगेशन नहीं लग सकता क्योंकि रिपब्लिक फ्री टू एयर है। तो फ्रॉड तो हुआ अगर प्रूव हो गया। 420 कहां हुआ? किसी ने किसकी प्रॉपर्टी कहां ली? कहीं नहीं ली। किसका पैसा लिया? किसी का नहीं लिया। किसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली? किसी की नहीं ली। तो कंपनीज पे कम से कम चैनल्स पे 409 420 बनता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हंसा पे बनता है, वो भी अगर आप टेक्निकली आर्गुमेंट करेंगे तो नहीं बनता है। और कंप्लेनेंट या तो कोई कंपनी हो सकती है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट चलाया हो इन चैनल्स पर, या ज्यादा से ज्यादा BARC हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर ऑन ऑल द पॉइंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।